नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे साथियों हम चल रहे हैं शीत युद्ध पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शीत युद्ध का हमने कई पोर्शन, कई भागों का अध्ययन किया है। तो शीत युद्ध की कई अवस्थाओं का अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले हमने परंपरागत शीत युद्ध जो अवस्था थी उसका अध्ययन किया और उसमें वैचारिक और सैनिक द्वंद्व का अध्ययन किया। उसके बाद जो सेकंड अवस्था आई, अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था 55 से 62 तक, उसका अध्ययन किया। उसके बाद हमने देतांत फर्स्ट का अध्ययन किया। देतांत फर्स्ट जो का काल था वो 62 से 71 तक था। फिर उसके बाद हमने नव शीत युद्ध का अध्ययन किया जो 71 से 84 तक चला। आज हम अध्ययन करेंगे बेसिकली उसकी अगली अवस्था शीत युद्ध की, जो कौन सी अवस्था है। तो चलते हैं दोस्तों। तो इसमें मैं एक बार पुनः सारी अवस्थाओं को लिखते हुए आगे बढ़ता हूं। पहली अवस्था कौन सी थी? परंपरागत शीत युद्ध। ये कब से कब तक चली थी? ये चली थी 46 से 55। तो इसमें दोनों प्रकार का शीत युद्ध था, सैनिक द्वंद्व भी था और वैचारिक, दोनों प्रकार का द्वंद्व। दूसरी अवस्था कौन सी थी? दूसरी मेरे दोस्तों अवस्था थी अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था। ये 55 से 62 तक। इसमें क्या होता है? वार्ता होती है, दोनों महाशक्तियों में वार्ता। यूएसए यूएसएसआर में वार्ता, कैंप डेविड वार्ता, अन्य वार्ता और शीत युद्ध के तनाव में कमी। तीसरी जो अवस्था थी उसको ध्यान में रखते हैं, उसका नाम है देतांत तनाव शिथिल्य। देतांत फर्स्ट भी कह देते हैं या तनाव शिथिल्य फर्स्ट। इसमें दोनों महाशक्तियों में अनाक्रमण समझौता होता है। ये 62 से 71 तक अनाक्रमण समझौता होता है महाशक्तियों में, और शीत युद्ध के तनाव में और अधिक कमी आती है। इसी काल में एनपीटी पीटीबीटी जैसी संधियां आई थी। चौथी जो अवस्था थी वो था नव शीत युद्ध। नव शीत युद्ध का हमने अध्ययन किया, उसकी काल था बेसिकली 72 से 84। इसमें क्या है? ये विचारधारा रहित था, स्टार वार इसमें चल रहा था। अब पांचवी जो है परंपरागत शीत युद्ध की, जो पांचवी अवस्था हम आज अध्ययन करेंगे वो है बेसिकली देतांत सेकंड या शीत युद्ध का अवसान। आज हम इस पर चर्चा करेंगे जो 84 से 91 तक चला। तो ये पूरा अध्ययन करना है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। साथियों मैं आपको दो प्रकार से बताऊंगा, धीरे धीरे आप आराम से समझने की कोशिश करना, और उसको धीरे धीरे ज्ञान से समझेंगे तो आपको सब समझ आएगा। चलो तो देखते हैं शीत युद्ध का अवसान या देतांत सेकंड। खुश होकर पढ़ना चाहिए। शीत युद्ध का अवसान या देतांत सेकंड, तनाव शिथिल्य सेकंड। इसका काल क्या है? 84 से 91। अब इस काल में कौन कौन सी घटनाएं थी, पहले मैं आपको सतही निगाह से, सरसरी निगाह से बताना चाहता हूं। आपको समझ आना चाहिए कि आई अवस्था क्यों। वास्तव में नव शीत युद्ध में आप जानते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा मेरे दोस्तों, पिछली अवस्था में जाना होगा। आप जानते हैं कि नव शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियों ने स्टार वार को संचालित किया था। इस स्टार वार के कारण अमेरिका का खजाना भी खाली हुआ और सोवियत संघ का भी खाली हुआ। लेकिन अमेरिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी था और पूंजीवाद ही राज्य को ज्यादा कल्याण के काम नहीं करने पड़ते। लेकिन सोवियत संघ समाजवादी था, उसको कल्याण के काम करने थे, इसलिए वो कल्याण के काम करने में असफल रहा। 15 गणराज्यों में ना तो किसानों को बीज दे सका, ना खाद दे सका। तो इस कारण से स्थिति ये हो गई कि वहां किसानों के पास बीज बोने को नहीं था और ना खाद डालने को था, तो वहां खाद्यान्न संकट की स्थिति आ गई। खाद्यान्न संकट धीरे धीरे आर्थिक संकट में बदल गया और सोवियत संघ में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी के साथ सोवियत संघ को झुकना पड़ा, और बस सोवियत संघ को जब झुकना पड़ा, शांत रहना पड़ा, इसी के साथ शुरू हो गया शीत युद्ध अवसान। तो शीत युद्ध अवसान का कारण क्या था? सबसे पहले हम कारण की चर्चा करें तो सबसे बड़ा कारण था स्टार वार। स्टार वार, और स्टार वार किसने बदला? खाद्यान्न संकट और आर्थिक संकट में बदल गया।
ये स्थिति जब सोवियत संघ में उत्पन्न हो गई तो बेसिकली सोवियत संघ को झुकना पड़ा। क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। और इसी के साथ सोवियत संघ को कहते हैं अमेरिका के सामने नतमस्तक होना पड़ा, क्योंकि ये स्थिति आने के साथ वहां पर अलगाववादी मांगे भड़कने लगी थी, क्योंकि वास्तव में खाद्यान्न संकट और आर्थिक संकट के साथ ही वहां 15 गणराज्यों में अलगाववाद शुरू हो गया। वहाँ बेसिकली आपसी गणराज्यों में अलगाववाद की मांगे उठने लगी, और ये मांगे उठने लगी कहीं ना कहीं सोवियत संघ से अलग होना है, हमें सहायता नहीं मिल रही, तो आपसी संघर्ष, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी। ऐसी स्थिति में जो सोवियत संघ के नेता थे गोर्बाचोव, उन्हें अमेरिका के सामने झुकना पड़ा और कहा कि मुझे आर्थिक सहायता दे दो, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। तो वास्तव में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया ऋण लेने के लिए, कहीं ना कहीं IMF वर्ल्ड बैंक से ऋण लेने के लिए पूंजीवादी नीति अपनाई। वो पूंजीवादी नीति का नाम है पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोद। तो वास्तव में देतांत की जो पहली घटना है, वास्तविक घटना है देतांत सेकंड की, वो है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोद की नीति। अब ये ग्लासनोद की नीति क्या है, पेरेस्ट्रोइका की नीति क्या है, इसको साथियों थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये रशियन शब्द हैं पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोद। कैसे शब्द हैं? रशियन भाषा के शब्द हैं। बेसिकली जब सोवियत संघ को, गोर्बाचोव को, जो सोवियत संघ के नेता, अमेरिका के सामने झुकना पड़ा और ऋण लेने के लिए मांग करनी पड़ी, तो अमेरिका ने एक ही शर्त पर ऋण दिया कि आप चाहे समाजवादी हैं, पूंजीवाद अपनाओ। तो देखा जाए ये पूंजीवादी नीतियां हैं। पूंजीवादी मॉडल के दो रूप हैं। पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पुनर्गठन। पुनर्गठन का सीधा सा मतलब है कि बेसिकली MNC को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देना, MNC को राज्य में अनुमति देना, निजीकरण करना, निजीकरण करना, यानी कि उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण हटाना। तो ये बेसिकली पहली नीति ये अपनानी पड़ी। ग्लासनोद का मतलब है खुलापन, यानी कि जनता को नकारात्मक अधिकार देना, ओपननेस। अंग्रेजी इसकी रीऑर्गेनाइजेशन बनता है। और साथियों थोड़ा थोड़ा सा अंग्रेजी और हिंदी भी आपको आना चाहिए। IR में थोड़ी बहुत अंग्रेजी का भी ट्रांसलेशन समझ आना चाहिए। खुलापन यानी कि जनता को नकारात्मक अधिकार देना। जनता को क्या देना? नकारात्मक अधिकार। तो ये बेसिकली आपको समझ आना चाहिए। पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या है? पुनर्गठन, यानी कि राज्यों में जो सरकारी उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण है उद्योगों पर, उसका निजीकरण करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सोवियत संघ में अनुमति देना और जनता को नकारात्मक अधिकार देना। तो साथियों वास्तव में देखा जाए एक समाजवादी राज्य ने पहली बार पूंजीवादी नीतियां अपनाई थी। ये सिंपल वैसे ही विषय है जैसे गांव का कोई जमींदार है, वो शहरी उद्योगपति से लड़ता है और लड़ाई लड़ता रहता है, लेकिन जब घर में लड़ाई हो जाती है तो उद्योगपति के सामने नतमस्तक कर देता है और कहता है कि मुझे पैसे दे दो। तो वास्तव में उद्योगपति जो शहरी होता है वो कहता है कि पहले अपनी मूछें मंडाओ और पगड़ी रख दो और शहरी नीतियां अपनाओ और मैं आपको ऋण दे दूंगा। सेम वैसी स्थिति हुई। तो वास्तव में कि ऐसी स्थिति होने के कारण सोवियत संघ को हर जगह झुकने की स्थिति उत्पन्न होने करनी पड़ी। सोवियत संघ को हर जगह झुकना पड़ा। तो इस पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोद की नीति वास्तव में आधारभूत परिवर्तन है। इसलिए कहा भी जाता है कि मार्क्स में जो लेनिन ने परिवर्तन किया, लेनिन में जो स्टालिन ने परिवर्तन किया, स्टालिन से जो बेसिकली खुश्चेव ने परिवर्तन किया, खुश्चेव से जो बेसिकली ब्रेजनेव ने परिवर्तन किया और ब्रेजनेव से जो गोर्बाचेव ने परिवर्तन किया, अंततः गोर्बाचेव आते आते मार्क्सवाद समाप्त हो गया था, मार्क्सवाद पूंजीवाद में बदल गया था। तो ये बात सत्य दिखाई देती है कि मार्क्सवाद में पहला परिवर्तन लेनिन ने किया, लेनिन में फिर परिवर्तन लेनिनवाद में, स्टालिनवाद में हुआ और स्टालिनवाद में खुश्चेववाद ने किया, खुश्चेववाद के बाद ब्रेजनेववाद में हुआ, ब्रेजनेव के बाद जो गोर्बाचेव ने परिवर्तन किया समाजवाद में, वो वापस पूंजीवाद में बदल गया। समाजवाद नष्ट प्राय हो गया। तो यहाँ पर समाजवाद खत्म प्राय हो गया। तो देखा जाए सोवियत संघ का जो मूल था समाजवाद, इन नीतियों के माध्यम से खत्म हो गया। लेकिन इन पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोद से कहीं भी सोवियत संघ की समस्याओं का निदान नहीं हुआ, बल्कि इससे नुकसान ही हुआ। वास्तव में साथियों इस पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोद का प्रभाव क्या बढ़ा, तो वो भी मैं देखता हूं। इसका प्रभाव देखते हैं, पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोद का प्रभाव।
पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट का प्रभाव क्या हुआ, वो आप समझने की कोशिश करना। दोस्तों, इस बात को अपने व्यवहारिक जीवन में भी आप अपनाने की कोशिश करना, तभी आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा। ये आपके व्यवहारिक जीवन का भी एक भाग है। प्रभाव क्या पड़ा, इससे सोवियत संघ में बड़ी बड़ी इमारतें तो बनी, लेकिन जनता का कोई कल्याण नहीं हुआ। जनता ने तो वहां जाना छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी देश जो अचानक से समाजवादी होता है, अचानक से पूंजीवाद अपनाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके लाभ के स्थान पर नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। कोई गांव का व्यक्ति है, अचानक से आकर शहरी जीवन अपनाएगा, तो उसका विकास में गिरावट ही आनी है। साथियों, परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होना है। तो वास्तव में पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट के कारण यूएसएसआर में बड़ी बड़ी इमारतें तो बनी, इमारतें तो बनी, परंतु जनता ने इन इमारतों में प्रवेश नहीं किया। सिंपल है, बड़े बड़े बैंक खुले, बड़े बड़े एमएनसी के ऑफिस खुले, लेकिन जनता ने यहां प्रवेश नहीं किया, क्योंकि जनता तो समाजवादी नीतियों की आदत तन थी, वो पूंजीवादी नीतियों में कैसे जा सकती है। साथियों, जैसे सिंपल सा मैं बताता हूं आपको एक उदाहरण देकर। जैसे आज एसबीआई बैंक है, अब ये रातों रात एक्सिस बैंक की तरह प्राइवेट बैंक बन जाए, तो इसका विकास नहीं होगा, ह्रास ही होगा, क्योंकि इसके जो ग्राहक हैं वो किसान हैं और छोटे जो कर्मचारी हैं वो हैं। अगर ये उद्योगपतियों की तरह एक्सिस बैंक बन जाएगा, तो वास्तव में ये लोग डर के मारे अपना जो पूंजी है वो उसमें से हटा लेंगे, वो कहेंगे अब ये सहायता नहीं करेगा। और जो बड़े लोग हैं वो भी एसबीआई में नहीं जाएंगे, वो कहेंगे हो सकता है सरकार की कोई चाल हो, इसे रातों रात जो बदला है। इसलिए साथियों, कि बेसिकली विकास नहीं होता, अचानक से अपनाने का नुकसान ही होता है। तो इन इमारतों में प्रवेश नहीं किया, और इसलिए सोवियत संघ का विकास के स्थान पर ह्रास हुआ। ह्रास हुआ। इसे इतिहास में शोक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसे इतिहास में शोक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शोक थेरेपी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब शोक थेरेपी क्या होता है ये भी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो वास्तव में पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट के कारण कहीं भी सोवियत संघ का विकास नहीं हुआ, अपितु ह्रास हुआ। इस ह्रास के कारण ही कहीं ना कहीं जो है बेसिकली सोवियत संघ को और समस्याओं का सामना करना पड़ा इतिहास में, इसलिए इसे शोक थेरेपी कहते हैं। भाई, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट से अमेरिका को लाभ नहीं हुआ, सोवियत संघ को लाभ नहीं हुआ, उसको हानि का सामना करना पड़ा। तो वास्तव में उसके बाद तो अमेरिका और अधिक दबाव डालने लगा सोवियत संघ पर, भाई ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसे भी कर दो, और सोवियत संघ मानता चला गया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अलगाववादी मांगे और अधिक घर में बढ़ने लगी थी, 15 गणराज्य थे, सब जगह अलग होने की बात होने लगी थी। कोई कहता है कि वेलवेट डाइवर्स अपना लो, शांतिपूर्ण अलगाव कर लो, जैसे चेकोस्लोवाक में भी शांतिपूर्ण अलगाव हुआ था, प्रेम पूर्वक अलगाव। तो वास्तव में वेलवेट डाइवर्ट की मांगे इससे बढ़ने लगी। शोक थेरेपी के कारण यूएसएसआर में वेलवेट डाइवर्स, प्रेम पूर्वक अलगाव की मांग उठने लगी।
ऐसी मांग चेकोस्लोवाक में भी पहले उठी थी। चेकोस्लोवाक में भी कहीं ना कहीं यही वेलवेट डाइवर्स हुआ था, यानी कि प्रेम पूर्वक अलगाव हुआ था। चेक और स्लोवाक दो राष्ट्रों में विभाजित हो गए थे। तो साथियों, इसका ये नतीजा निकला। इसके बाद जब सोवियत संघ पर अमेरिकी दबाव पड़ा तो अमेरिकी दबाव ने क्या किया, एक संधि और कराई ताकि मध्यम दूरी की मिसाइलों को नष्ट किया जाए। तो इस काल की अवसान की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है जो आप जान सकते हैं, वह है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर ट्रीटी। ठीक है ना, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। आईएनएफ संधि भी कहते हैं इसको, आईएनएफ संधि ट्रीटी। अब साथियों, अंग्रेजी हिंदी दोनों ध्यान रखना है। कई बार इसका नाम आईएनएफ आ जाए तो आप क्वेश्चन ना करें, ऐसी स्थिति नहीं है। आपको किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो सामने ही जानता है। तो आईएनएफ संधि हुई थी, ये संधि हुई थी 87 में। कब हुई थी? 1987 में। 8 दिसंबर 1987 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। 1 जून 1988 को इस पर समर्थन दिया था, पुष्टि हुई थी। तो यह संधि 8 दिसंबर 1987 पर हस्ताक्षर हुए, यानी कि संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? 8 दिसंबर 1987 को। पुष्टि कब हुई? इस संधि की पुष्टि ध्यानपूर्वक सुनना है, इस संधि की पुष्टि 1 जून 1988 को हुई। और ये इसका अवसान कब हुआ, समाप्ति कब हुई? 3 डेट ध्यान रखना है। 2 अगस्त 2019 को समाप्त हुई। समाप्त कब हुई? समाप्त हुई 2 जून 2019। ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। अब साथियों, इसमें क्या प्रावधान था ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रावधान था भूमि आधारित बैलिस्टिक क्रूज और लॉन्चर जो मिसाइलें होंगी उनको बेसिकली जो 500 से 1000 किलोमीटर तक के होंगे उनको समाप्त किया जाएगा। ये बेसिकली प्रावधान था। ठीक है ना, उन पर प्रतिबंध, उनके उत्पादन पर और निर्माण पर प्रतिबंध बेसिकली लगाया गया। इसमें क्या प्रावधान था? ठीक है ना, बैलिस्टिक क्रूज व लॉन्चर मिसाइलों भूमि पर आधारित पर निर्माण, उत्पादन, परीक्षण पर प्रतिबंध। परंतु इसमें हवा वाली मिसाइलें, समुद्री मिसाइलों को शामिल नहीं किया था। जनरली इसमें 500 से 5500 किलोमीटर तक की जो रेंज वाली थी मिसाइलें उनको शामिल किया गया था। इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि 500 से 5500 किलोमीटर तक की रेंज तक की मिसाइलों के बारे में ये संधि अपनाई गई थी। तो इतना जब आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो साथियों, तो अगला कदम भी आपने देख लिया कि शीत युद्ध अवसान में कहीं ना कहीं सोवियत संघ के पर दबाव के मात डालकर अमेरिका ने यह संधि कराई ताकि मध्यम दूरी की मिसाइलों को नष्ट किया जाए, सोवियत संघ के हथियारों को समाप्त किया जाए। क्योंकि अमेरिका के पास ऐसी हथियार निर्माण क्षमता थी भविष्य में। उसका मेन नतीजा था कि वास्तव में सोवियत संघ के पास जो प्रेजेंट पावर है उसको समाप्त किया जाए। पोटेंशियल पावर उसके पास है नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पोटेंशियल पावर उसी के पास रहती है साथियों, संभावित क्षमता, जिसके पास आर्थिक शक्ति रहे या भविष्य में कुछ ना कुछ पावर रहे। ठीक है ना, तो भविष्य में कार्य करने लायक रहे। जैसे सिंपल है दोस्तों कि मैं
पास प्रेजेंट पावर तो है लेकिन पोटेंशियल पावर नहीं है, क्योंकि भविष्य में मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे आगे आगे काम करने में परेशानी आती है। लेकिन आपकी पोटेंशियल पावर अधिक है, संभावित क्षमता अधिक है, आप मुझसे भी अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, ये वाली बात। तो वास्तव में सोवियत संघ आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उसकी संभावित क्षमता थी नहीं, आगे पता नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए अमेरिका ने संधि करके कहीं ना कहीं सोवियत संघ की शक्ति को और कम करने की कोशिश की। अब तीसरा जो मेन पॉइंट इसमें क्या है, टीयर डाउन स्पीच। टीयर डाउन स्पीच आप देखते हैं साथियों, टीयर डाउन स्पीच। टीयर डाउन स्पीच में आपको ध्यान में रखना है कि ये स्पीच दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने 12 जून 1987 को बर्लिन में दिया था और कहा था बर्लिन का एकीकरण हो जाना चाहिए, रोते हुए भाषण दिया था। मेन उद्देश्य था सोवियत संघ पर दबाव डालना कि वो पूर्वी जर्मनी पर अपना अधिकार छोड़ दे ताकि जर्मनी का एकीकरण हो सके। ठीक है साथियों, तो ये क्या था, ये इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने जर्मनी में 12 जून 1987 को रोते हुए भाषण दिया कि जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। वस्तुतः यूएसएसआर पर पूर्वी जर्मनी खाली करने का नैतिक दबाव था, छोड़ने का क्या था, नैतिक दबाव, नैतिक दबाव डाल। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से उसने नैतिक दबाव डाला टीयर डाउन स्पीच के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। तो साथियों, ये बात समझ आ गई। तो मैंने आपको बताया कि वास्तव में शीत युद्ध के जो अवसान देतान सेकंड के काल की पहली घटना पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट की नीति थी। दूसरी जो घटना मैंने बताई आपको, वो भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि वास्तव में दूसरी जो मैंने घटना बताई वो था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। ये संधि किसके बीच में हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर के मध्य हुई थी। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए, किनके मध्य हुई थी। इसमें मध्यम दूरी की मिसाइलों को नष्ट किया था जो भूमि से छोड़ी जाती हैं, ना कि समुद्र क्षेत्र से या हवा क्षेत्र से, उन पर नहीं, केवल भूमि पर आधारित थी। कैसे आधारित थी, भूमि पर। उसके बाद साथियों टीयर डाउन स्पीच तीसरा जो था मेन इसमें घटनाक्रम में, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने रोते हुए बर्लिन में भाषण दिया था कि वास्तव में पूर्वी जर्मनी को अब खाली कर देना चाहिए, जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। तो इस प्रकार की स्पीच। अब इस काल की जो चौथी घटना थी वो महत्वपूर्ण क्या थी, उस पर भी विचार करते हैं। चौथी घटना थी बर्लिन की दीवार का गिरना। अब साथियों, इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा समझना होगा। साथियों, मान लीजिए जर्मनी है, शीत युद्ध के बाद जर्मनी दो भागों में बट गया, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। यहां पर यूएसए का नियंत्रण था, पूंजीवाद था, और यहां पर जो था बेसिकली साम्यवाद का प्रभाव था। अब अमेरिका ने ही पहल की थी, यहां पर एक बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया था। क्या किया गया था, बर्लिन की दीवार का निर्माण। तो ये बर्लिन की दीवार यहां पर एक बनाई गई। इस बर्लिन की दीवार का जो निर्माण कार्य है, कहते हैं 13 अगस्त 1961 से शुरू हुआ था। इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, 13 अगस्त 1961 को।
इस दीवार के निर्माण से पश्चिमी जर्मनी के लोग पूर्वी जर्मनी में नहीं आ सकते थे, पूर्वी जर्मनी के पश्चिमी जर्मनी। आप कहेंगे दीवार क्यों बनाई थी? आप जानते हैं कि जो साम्यवादी रहते हैं गुरिल्ला पद्धति में अधिक क्षमता रखते हैं, इसलिए वास्तव में सोवियत संघ के जो लड़ाके थे बार बार पूर्वी जर्मनी पर कहीं ना कहीं घुसपैठ करते थे और हस्तक्षेप करते थे। इसलिए अमेरिका ने इस बर्लिन बड़ी दीवार का निर्माण किया गया और इसमें ऐसी ऐसी कीलें खाइयों का व्यवस्था की गई ताकि कोई भी पूर्वी जर्मनी का व्यक्ति पश्चिमी जर्मनी में नहीं आ सके। वास्तव में इस बर्लिन दीवार का निर्माण तो किया गया, लेकिन 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया। तो कहते हैं 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे शीत युद्ध के तनाव में कमी आई। आपको यह भी बात समझ आ जानी चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों, ये बात अगर आपको समझ आ जाती है तो आप निर्माण कार्य भी देख सकते हैं और बर्लिन की दीवार का गिरना भी देख सकते हैं। अगली घटनाक्रम क्या है इसमें वो भी ध्यान में रखना है। अगला घटनाक्रम है जर्मनी का एकीकरण। बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद कहते हैं 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को मिला दिया गया। पश्चिमी व पूर्वी जर्मनी को मिला दिया गया, एकीकृत कर दिया गया। इसलिए 3 अक्टूबर को जर्मनी एकता दिवस भी मनाया जाता है। ये घटनाक्रम भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम साथियों आगे पॉइंट भी ध्यान रखना है। इस काल की एक घटना और थी, क्योंकि वास्तव में सोवियत संघ का कहीं ना कहीं शोक तरीपी हुआ, सोवियत संघ का पतन जारी था, तो अमेरिका उस पर बार बार दबाव बना रहा था। उसे बर्लिन भी छोड़ना पड़ा और अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं भी हटानी पड़ी। तो वास्तव में अगली घटना अफगानिस्तान सेनाओं का हटाना भी है, ठीक है ना, अफगानिस्तान से सेना वापस लेना। तो 1988 के जिनेवा समझौते के तहत यूएसएसआर ने 1989 को अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुला ली। ये भी घटनाक्रम आपको ध्यान में रहना चाहिए मेरे दोस्तों। जब सारी चीजें ध्यान रखनी तो हर छोटी बात को ध्यान रखना है, तभी आप भली भांति रूप से इसका अध्ययन भी कर पाएंगे। अगला जो है कदम, जो इस काल का घटनाक्रम का शीत युद्ध के देतांत सेकंड का जो महत्वपूर्ण घटना है वह है वाशिंगटन सहमति। अब वाशिंगटन सहमति क्या है वो भी थोड़ा जानना है। वाशिंगटन सहमति, कंसेंट या सहमति, देखो साथियों, आप जानते हैं कि लगभग ये तय हो गया था बर्लिन की दीवार गिरने के बाद कि अब सोवियत संघ भी जाने वाला है। सोवियत संघ भी जाने वाला है, क्योंकि वास्तव में सोवियत संघ में अलगाववाद की मांगें बढ़ने लगी थी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये बात तय हो चुकी थी, सोवियत संघ का विघटन तय है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है कि अमेरिका की जीत सुनिश्चित का
जो नगाड़ा भी थी बजना शुरू हो गया था कि अब पूंजीवाद जीत गया है, समाजवाद हार गया है। तो ऐसी बातें कहीं ना कहीं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में देखा गया वाशिंगटन सहमति में। तो यह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जिसमें विकासशील देशों को पूंजीवाद, बाजारवाद, अपनाने के लिए कहा गया और इसे ही प्रगति का मार्ग बताया गया। पूंजीवाद को ही प्रगति का मार्ग बताया गया। पूंजीवाद को ही क्या बताया गया? प्रगति का मार्ग। ठीक है साथियों, तो वास्तव में इस रिपोर्ट ने यह तय कर दिया था कि वास्तव में अब सोवियत संघ का जो विघटन है लगभग तय है, अमेरिका की जीत हो गई और वास्तव में अब शीत युद्ध का अवसान होने वाला है, परंपरागत शीत युद्ध समाप्त होने वाला है। तो वाशिंगटन रिपोर्ट से ये बातें स्पष्ट हो गई थी। अब कहते हैं ये वाशिंगटन सहमति किसने तैयार किया था? तो वास्तव में इसे तैयार करने वाले नायक थे, मैं उनका भी नाम लिख देता हूं, जॉन विलियमसन। इसे किसने तैयार किया था? जॉन विलियमसन ने। ये भी ध्यान रखना है, इसे तैयार करने वाले कौन थे? जॉन विलियमसन एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने तैयार किया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको पता रहना चाहिए। अब साथियों बस अब लास्ट कदम बाकी है, देतांत का अंतिम टुकड़ा बाकी है कि जुलाई 1991 में सोवियत संघ में घोषणा हो गई कि इसे 15 भागों में विभाजित किया जाएगा और कहते हैं कि 16 दिसंबर 1991 को इस विभाजन को अंतिम रूप दे दिया और सोवियत संघ का जो वार्सा पैक्ट भी समाप्त कर दिया गया, जो महत्वपूर्ण संगठन थे वो समाप्त हो गए और सोवियत संघ 15 भागों में विभाजित हो गया और एक इतिहास का अंत हो गया। इतिहास का अंत हो गया, सोवियत संघ का अंत नहीं, इतिहास का भी अंत हुआ। तो ये ध्यान में रखना है। तो अंतिम है सोवियत संघ का विघटन। अब साथियों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो देखिए जुलाई 1991 में यूएसएसआर के विघटन की घोषणा की गई। घोषणा की गई और 16 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर के 15 भागों के विभाजन को अंतिम रूप दे दिया। बस अब जैसे सोवियत संघ के विघटन की घोषणा हुई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक हलचल सी शुरू हो गई। अब लोग बोलने लगे अब इतिहास का अंत हो गया, अब कोई अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, अमेरिका अब हाइपर पावर हो गया। तो अब छोटी छोटी ये बातें भी आपको समझनी है कि वास्तव में कि शीत युद्धोत्तर काल में क्या मत रखते हैं लोग कि शीत युद्ध का वास्तव में समाप्त हो गया सोवियत संघ के विघटन के बाद, क्या शीत युद्ध जारी है? अब हम इस पर भी दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। बस बड़ा इंटरेस्टिंग है, विद्वान है, विद्वान जो भी विश्लेषण करते हैं उसमें कुछ न कुछ सच्चाई रहती है, बस हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। तो चलते हैं साथियों, शीत युद्धोत्तर काल, सोवियत संघ के विघटन के बाद
यानी कि उसको क्या बोलते हैं, शीत युद्धोत्तर काल। में शीत युद्ध या संघर्ष, भाई संघर्ष है या नहीं है, इसको लेकर क्या मत है, वो आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं साथियों, थोड़ा सा बस डिस्कशन करना है, आपको आनंद से काम करना है। तो बेसिकली दो मत हैं। कितने मत हैं, दो मत हैं। कि पहला मत तो कहता है, इसको लेकर कितने मत हैं, दो मत। पहला मत तो कहता है नहीं, अब शीत युद्ध समाप्त, शीत युद्ध समाप्त हो गया है, संघर्ष समाप्त हो गया है। दूसरा मत कहता है नहीं, शीत युद्ध अभी बना हुआ है, शीत युद्ध है, शीत युद्ध संघर्ष अभी बना हुआ है। शीत युद्ध समाप्त हो गया है, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहते हैं फ्रांसिस फुकुयामा, किम रिचर्ड जैसे विद्वान। किम रिचर्ड भी ऐसे विचार व्यक्त करते हैं। तो बेसिकली एमी चुआ जो अमेरिकी विद्वान है, एमी चुआ, ये इस तरीके के विचार व्यक्त करते हैं। कहते हैं अब शीत युद्ध समाप्त हो गया है, अमेरिका हाइपर पावर बन गया है, तो ये अमेरिका को हाइपर पावर मान लेते हैं, ये हाइपर पावर मान लेते हैं। कहते हैं अब कोई अमेरिका को चुनौती नहीं दे सकता। एमी चुआ ने तो किताब भी एक लिख दी थी 2007 में, हाइपर पावर, ठीक है ना, अति शक्ति। तो ये तो बेसिकली ऐसा कहते हैं। दूसरी ओर मार्गेंथु जैसे विचारक हैं, ये कहते हैं नहीं भाई, जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र राज्य पर आधारित रहेगी, शीत युद्ध किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। तो वास्तव में शीत युद्ध के लक्षण आज भी देखने को मिलते हैं। तो पहले हम इस पर चर्चा करते हैं, शीत युद्ध क्या समाप्त हो गया, कौन कहते हैं, इस पर थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी है। वास्तव में तर्क में तो यही ज़्यादा ठीक है कि वास्तव में जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शीत युद्ध पर आधारित है, तो शीत युद्ध किसी न किसी रूप में बना रहता है। लेकिन हमें साथियों क्वेश्चन भी करने हैं। तो प्रथम मत पर आते हैं। यूएसएसआर के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त, समाप्त हो गया है। शीत युद्ध क्या हो गया है, समाप्त। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन कौन कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहले तो है फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा जो है मूल रूप से जापानी अमेरिकी विद्वान हैं, जिन्होंने विकास पर भी काफी कुछ लिखा। फ्रांसिस फुकुयामा अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री, द लास्ट मैन, एंड ऑफ हिस्ट्री, द लास्ट मैन 1992 में लिखते हैं कि आज पूंजीवाद की जीत हुई है, अब अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई राष्ट्र नहीं है। अतः इतिहास का अंत हो गया है। क्योंकि इतिहास दोस्तों तभी बनता है जब संघर्ष हो, जब चुनौती नहीं मिलेगी तो संघर्ष कहां से रहेगा।
कहते हैं कि वास्तव में जो हल्दी घाटी का युद्ध था, कहीं ना कहीं वो इतिहास इसलिए बना कि महाराणा प्रताप ने बेसिकली क्या किया था, अकबर को चुनौती दी थी, संघर्ष किया था, अतः इतिहास का अंत हो गया है। अब दूसरा तर्क कौन देते हैं वो भी आपको समझ आना चाहिए। दूसरा तर्क मेरे दोस्तों जो देते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। दूसरा तर्क कौन देते हैं वो भी आपको पता रहना चाहिए। दूसरा है हाइपर पावर के समर्थक। वो कहते हैं अमेरिका हाइपर पावर हो गया है। यूएसएसआर के विघटन के बाद अमेरिका हाइपर पावर, मैं रोमन लिपि में लिख देता हूं, हिंदी इसकी अति शक्ति बनती है, लेकिन साथियों आपको अंग्रेजी ध्यान रखना है, अति शक्ति बन गया है, क्योंकि अमेरिका की तुलना कोई राष्ट्र नहीं कर सकता। तो आज अमेरिका का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, अमेरिका की तुलना कोई नहीं कर सकता। तो अमेरिका तो एक बिग पावर, बिग गैप वाला राष्ट्र बन गया है, ऐसा बेसिकली इनका कहना था। तो कहते हैं इस हाइपर पावर शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश पत्रकार थे पेरेग्रिन बार्थोन ने किया था। तो हाइपर पावर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पत्रकार, एक ब्रिटिश पत्रकार थे जो बेसिकली पेपर चलाते थे, संडे टेलीग्राम। कौन सा चलाते थे? संडे टेलीग्राम। पेरेग्रॉन बार्थोने ने किया था। फिर जो फ्रांसीसी विदेश मंत्री थे जो हर्बर्ट वेड्रिन, उन्होंने इस शब्द को बढ़ावा दिया, लोकप्रिय बनाया। फ्रांसीसी विदेश मंत्री फ्रांसीसी विदेश मंत्री थे उस समय, फ्रांस के जो है विदेश मंत्रालय संभाल थे हर्बर्ट जो है बेड्रिन, हर्बर्ट बेड्रिन ने हाइपर पावर शब्द को लोकप्रिय बनाया। किम्स रिचर्ड ने अमेरिकी एक ध्रुवीय विश्व के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। अब साथियों जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं
वास्तव में इसमें हर शब्द ही इम्पोर्टेंट है जो आने लायक है, लेकिन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो इस पर थोड़ा आप मार्क भी लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन टिपिकली आता है, साधारण क्वेश्चन नहीं आता है। तो एमी चुआ एक अमरीकी विद्वान थे। तो अमरीकी विद्वान एमी चुआ ने 2007 में पुस्तक लिखी जिसका नाम था ये पुस्तक आपको ध्यान रखनी है, इस पुस्तक का नाम था डे ऑफ एम्पायर। डे ऑफ एम्पायर, ये ध्यान रखना है। पहला क्या है? डे ऑफ एम्पायर, हाइपर पावर राइज टू ग्लोबल डोमिनेंस, हाउ हाइपर पावर राइज टू ग्लोबल डोमिनेंस। ये किताब इन्होंने लिखी थी और इसमें उन्होंने कहा था, 2007 में लिखी थी, और इस किताब में कहा था कि अमेरिका हाइपर पावर है। अमेरिका हाइपर पावर है, क्योंकि आज अमेरिका को कोई चुनौती नहीं दे सकता, ना अमेरिका के बारे में सोच सकता। तो सुपर पावर नहीं, हाइपर, ठीक है ना, अद्भुत पावर है, अति शक्ति है, कोई सोच भी नहीं सकता जैसे सूर्य से मुकाबला ऐसे। तो इस प्रकार से इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया और कहा कि वास्तव में शीत युद्ध का अंत हो गया है, अब शीत युद्ध कहीं नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, अमेरिका हाइपर पावर बन गया है, एक ध्रुवीय विश्व आ गया है। तो ऐसी बातें इन विद्वानों ने की थी। लेकिन दूसरी ओर मार्गेंथु जैसे विद्वान थे, जिनका क्या कहना था, दूसरा मत। मार्गेंथो जैसे विद्वानों का कहना था कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र राज्य पर आधारित है, राष्ट्र राज्य पर आधारित है, तब तक शीत युद्ध और संघर्ष बना रहेगा। तो देखते भी हैं दोस्तों कि शीत युद्धोत्तर काल में 1991 के बाद जो शीत युद्धोत्तर काल का उद्भव हुआ, उसमें आर्थिक शीत युद्ध, आर्थिक, वैचारिक, सैनिक शीत युद्ध के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज भी वास्तव में सही है कि शीत युद्ध किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो साथियों, हम अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि वास्तव में कि शीत युद्ध की प्रासंगिकता क्या है, किस प्रकार से 91 के बाद आज आर्थिक शीत युद्ध चल रहा है, वैचारिक शीत युद्ध के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और सैनिक शीत युद्ध के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं मेरे दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो में विदाई चाहता हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।